ओके बच्चों, तो स्टैंडिंग वेव कल अपन ने पढ़ी थी और स्टैंडिंग वेव में लास्ट में देखा था अपन ने किस तरह से नोड एंटी नोड होते हैं, कौन कौन से पार्टिकल सेम फेज में एसएचएम कर रहे हैं या कौन से अपोजिट फेज में एसएचएम करते हैं, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। आ रही बात समझ में? एक एग्जांपल मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊं, ध्यान देना। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लीजिए दो फिक्स्ड एंड पे एक स्ट्रिंग है, ये इज इट क्लियर? स्ट्रिंग का लेंथ गिवन है तुम्हें 1 मीटर है। इस क्वेश्चन से अपन सारी चीजें अच्छे से समझेंगे। इस स्ट्रिंग का लेंथ 1 मीटर गिवन है अपने को। ओके, अब इस स्ट्रिंग के मिड पॉइंट को ध्यान देना, ये जो स्ट्रिंग है इसके मिड पॉइंट को अपन यहां से 0.5 सेंटीमीटर ऊपर ले जाके और छोड़ देते हैं। 0.5 सेंटीमीटर ऊपर ले जाके इसको अपन छोड़ दें तो यहां जो स्टैंडिंग वेव बनेगी, और कुछ हमें इक्वेशंस कुछ चीजें दे रखी है कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है, ध्यान देना, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन गिवन है वो है 100 न्यूटन, टेंशन 100 न्यूटन है, और इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है स्ट्रिंग का, स्मॉल एम, स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ वो 10 ग्राम पर मीटर है। स्मॉल एम इसका 10 ग्राम पर मीटर है। इज इट क्लियर? अब इसको अपने यहां से ऊपर ले जा करके और इस तरह से अपन ने इसको छोड़ दिया, तो इस पे जो स्टैंडिंग वेव बनेगी उनकी इक्वेशन क्या होगी? इज इट क्लियर? यहां पे जो स्टैंडिंग वेव बनेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो देखो यहां पे हम जो स्टैंडिंग वेव बनेगी उसके लिए सोचें कि जैसे ये, जब इसको तुम इस पॉइंट को ऊपर ले जाके छोड़ोगे तो जिस पॉइंट को तुमने एम्पलीट्यूड दिया वो मैक्सिमम है, तो ये तो एंटी नोड बनेगा। इज इट क्लियर? ये एंटी नोड है। सबसे पहले एक काम करता हूं, सुनो ध्यान से, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहां वेलोसिटी निकाल लें। यहां वेलोसिटी, और यहां पे तुम्हें पता है यहां भी नोड बनना है और नोड यहां भी बनना है, ठीक है? तो यहां हम सबसे पहले वेव की वेलोसिटी निकाल लें अपन, मान लो। तो वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी √T डिवाइडेड बाई m। कौन की वेलोसिटी? जिन दो वेव्स के सुपरपोजिशन से स्टैंडिंग वेव बनेगी। तो √T कितना हो गया? 100 डिवाइडेड बाई m है 10 ग्राम पर मीटर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम था ना ये, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहां तुम देखोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, -3 को ऊपर लेके जाओगे तो 10 टू द पावर 4 इसमें आ जाएगा। तो यू हैव 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वेव चलेगी इसमें, और इसमें 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से यहां वेव चलने वाली है। अब यहां पे एक चीज और गिवन होगी हमें कि किस फ्रीक्वेंसी से इसको अपन एसएचएम करा रहे हैं। ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को पकड़ के अपन एसएचएम करा रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी जाएगी। अरे से तो मान लो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को, वो है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से अपन इसको एसएचएम करा रहे हैं। तो अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई और फ्रीक्वेंसी तुम्हें गिवन है 50 हर्ट्ज। हमारे पास वेलोसिटी आ गई और फ्रीक्वेंसी कितनी है? हमारे पास 50 हर्ट्ज है। तो एक काम करें, लैम्डा निकाल लो यहां से, तो पता लग जाएगा कितने नोड कितने एंटी नोड बनने। तो अगर हम यहां से लैम्डा निकालें तो V इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी है 100 इक्वल टू 50 इंटू लैम्डा। तो लैम्डा हमें गिवन है, लैम्डा इक्वल टू, और इसमें कितना आ गया? ये 2 मीटर। लैम्डा कितना आ गया? 2 मीटर है। और लैम्डा अगर 2 मीटर है तो ध्यान से देखो, जो
नोड से अगला नोड होगा उसकी डिस्टेंस अपन निकाल लें। नोड टू नेक्स्ट नोड, नोड से अगले नोड की डिस्टेंस है दैट विल बी लैम्डा बाई 2, और लकीली ये 1 मीटर आ गई, यानी एक नोड यहां है, उस नोड के अगले 1 मीटर बाद नोड बनेगा। तो ये क्लियर हो गया कि अगर एक नोड यहां बन रहा है तो अगला नोड फिर यहीं बनेगा, बीच में कोई नोड नहीं है। यानी इसकी शेप कैसे होगी कि एक नोड यहां है, एक नोड यहां है, तो ये तुम्हारी इंसिडेंट वेव होगी, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर जो वेव आएगी वो इस तरह से होगी। आ रही बात समझ में? अब इस स्टैंडिंग वेव की हमें इक्वेशन निकालनी है कि इस स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या होगी। क्लियर? तो अपन जो जनरल इक्वेशन होती है उस पर बात करते हैं कि x इक्वल टू 0 पे नोड है, सोचना। उसके बाद x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पे भी नोड होगा। इज इट क्लियर? तो अपन एक सोच सकते हैं कि इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी कि 2a, अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि यहां देखो, ध्यान देना, साइन या कॉस एक के साथ में आता है kx, और फिर साइन या कॉस किसी एक के साथ में, ये सोचने वाली बात है, सॉरी, साइन या कॉस के साथ में ओमेगा टी, ये आता है। समझना सब ध्यान से इक्वेशन कैसे बना रहा हूं। y इक्वल टू 2a, तो साइन या कॉस के साथ में kx है, और फिर साइन या कोस के साथ ओमेगा। अब यहां साइन या कोस आएगा और यहां साइन या कोस आएगा, ये सोचना है बस। ठीक है? कैसे सोचोगे सुनो। तो y इक्वल टू 2a, तो जो एम्पलीट्यूड तुमने दिया वो 0.5 सेंटीमीटर था, तो जो टोटल एम्पलीट्यूड होगा इसका किसी रिजल्टिंग वेव का, एक वेव को तुमने 0.5 से इसको एम्पलीट्यूड दिया, तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर। तो 1 और आगे सेंटीमीटर लिख दूं, 2a हो जाएगा। अपन ने जो एम्पलीट्यूड दिया 0.5 था, तो नेट एम्पलीट्यूड इसका 1 सेंटीमीटर होगा इनटू साइन या कॉस, अभी कंफर्म नहीं है। kx को भी लिख लो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, अब पता लगेगा देखो। और फिर इधर साइन या कॉस, और इसको भी जरा लिख लो 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब इसका पता कैसे लगेगा और इसका, बस ये सोचना है। ओके, तो सुनो, सबसे पहले t इक्वल टू 0 पे, ये सिचुएशन थी t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 0 पे अपन अगर सोचें यहां पे, तो देखो x इक्वल टू 0 जो है, ये सोचो x इक्वल टू 0 हमेशा नोड रहना है, और x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 ये हमेशा नोड पे रहना चाहिए। तो एक बार बताओ, x इक्वल टू 0 अगर मैं यहां पुट करता हूं, तो ये टर्म 0 होनी चाहिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ t, ये तो तुम चाह रहे हो। सोचो t की किसी भी वैल्यू के लिए ये टर्म 0 होनी चाहिए। तो t की किसी भी वैल्यू के लिए जब ये टर्म 0 होनी चाहिए, तो इसका मतलब यहां पे अगर x इक्वल टू 0, अगर cos लेता मैं, सोचो, तो cos 0 तो 1 बन जाएगा। देखो, तो नोड नहीं होगा, ये 2 एम्पलीट्यूड आ जाएगा। सोचना इस बात। इसलिए यहां पे क्लियर है कि x इक्वल टू 0 पे हमेशा नोड बनना है, यानी x इक्वल टू 0 के लिए ये टर्म हमेशा 0 रहनी चाहिए। आर यू गेटिंग मी? x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 दोनों जगह, x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पे ये टर्म 0 होनी चाहिए। अब सोचो कि साइन आएगा कि कोस आएगा। साइन या कोस में कैसे डिसाइड करोगे? x इक्वल टू जहां नोड बन रहा है वहां पुट करके देखो, हमेशा 0 आनी चाहिए वो टर्म। आर यू गेटिंग मी? तो यहां क्लियर कट है कि cos तो रह नहीं सकता, क्योंकि cos 0 तो 1 हो जाएगा, तो यहां तो ये डिसाइड होगा कि ये तो साइन होगा। यानी इतना पता लग गया, 1 सेंटीमीटर साइन ऑफ kx, ओके, और cos ऑफ, या सॉरी साइन या cos यहां भी पता लगाना हमें, साइन या cos 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। कैसे लगे? t इक्वल टू 0 पर एक चीज और मालूम है हमें, t इक्वल टू 0 पे जो लैम्डा बाई 4 वाला पार्टिकल है, t इक्वल टू 0 पे जो लैम्डा बाई 4 वाला पार्टिकल है वो अपनी मैक्सिमा पे है। लैम्डा बाई 4 वाला पार्टिकल अपनी मैक्सिमा पे होगा। ये तो लैम्डा बाई 4 वाला पार्टिकल, तो x की जगह लैम्डा बाई 4 रखेंगे, तो ये तो साइन, देखो ध्यान से, लैम्डा बाई 4 ये तो 1 बन रहा है, यानी ये तो मैक्सिमम हो रहा है। अब t इक्वल टू 0 रखने पर ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे साइन ले लेता हूं,
तो ये तो 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे साइन ले लेता हूं तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा, जबकि इस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, मैक्सिमम है, इसलिए यहां कॉस लेना पड़ेगा। तो क्या जाएगा ये 1 सेंटीमीटर साइन ऑफ के एक्स इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये इसकी इक्वेशन है। तो 1 सेंटीमीटर साइन ऑफ के तुम्हें लिख सकते हो 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा तुमने निकाला था बच्चों, लैम्डा कितना आया था अपना 2 इंटू एक्स और कॉस ऑफ 2 पाई बाई कैपिटल टी निकाल लो। कैपिटल टी कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, तो फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड कितना होगा 1/50, तो 1/50 और इंटू टी। इज इट क्लियर? तो दिस विल बी 1 सेंटीमीटर इंटू साइन ऑफ पाई एक्स इंटू कॉस ऑफ 100 पाई टी। ये जो स्टैंडिंग वेव बनेगी उसकी इक्वेशन ये होगी इसमें, आ रहे हो से? जो भी स्टैंडिंग वेव बनेगी उसकी इक्वेशन इस तरह से अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल फिर इसके बाद 1 सेंटीमीटर से क्या करेगा, ये SHM करेगा ये, और सभी पार्ट, और ये दोनों नोड होंगे, इनके बीच एक एंटी नोड होगा और बीच में कहीं पे भी नोड नहीं होगा। ऐसे हम इक्वेशन डिसाइड करते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्टैंडिंग वेव फॉर द फिगर, किसी फिगर के लिए 4 ऑप्शन दे दी, तो तुम वैल्यू पुट करके देखो कि भाई जहां नोड बन रहा है वो एक्स पुट करके देखो, वो हमेशा 0 होना चाहिए, एंटी नोड बन रहा है उसकी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये सारी चीज हम वैल्यू ऑप्शन वाइज इसको एलिमिनेट करते हुए आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना, अब अपन बात करते हैं यहां, ध्यान से समझो कि किसी भी स्ट्रिंग की बात करें जो दोनों एंड पे फिक्स है, कोई भी स्ट्रिंग जो दोनों एंड्स पे फिक्स है, उस स्ट्रिंग में कौन कौन से मोड होते हैं स्टैंडिंग वेव बनने के, कौन कौन से तरीके हैं स्टैंडिंग वेव बनने के और कैसे वो स्टैंडिंग वेव हम बना सकते हैं, तो इस पे हम बात शुरू करते हैं। तो पहला केस लेते हैं नंबर 1, इफ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, if string is fixed at both ends, अगर स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स है तो देखिए इस तरह से अपन देखें, ये एक क्लैंप, मतलब ये मान लो फिक्स एक दीवार वगैरह मान लें, ये भी एक फिक्स्ड पोल है और बीच में एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसमें हमें स्टैंडिंग वेव बनानी है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चंस में बनाई थी अपन। तो स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान देना कि सबसे फंडामेंटल तरीका क्या होगा। तुम्हें पता है कि ये एंड फिक्स है तो यहां नोड बनना है, ये एंड अगर फिक्स है तो यहां नोड बनना है, इसी तरह से ये एंड अगर फिक्स है तो यहां भी नोड बनना है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इससे कम पॉसिबल है, 2 नोड तो बनने ही हैं, ये क्लियर है, ये तो पहले ऑलरेडी ही है, क्योंकि ये एंड फिक्स है और ये एंड फिक्स है, 2 नोड बनेंगे, और 2 नोड बनेंगे तो डेफिनेटली बीच में क्या होगा बताओ। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 नोड हो और कोई भी एंटी नोड ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। यू नो वेरी वेल, अगर 2 नोड हैं तो 100% इनके बीच में एक एंटी नोड होगा। तो ऐसा जो फंडामेंटल इसका मोड होगा, फंडामेंटल मोड का मतलब है जिसमें 2 तो नोड बन रहे हैं और बीच में एक एंटी नोड बन रहा है। ये कैसे बनेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में इस मिड पॉइंट को अपन ऊपर ले जाके SHM कराए, ये जो मिड पॉइंट है मेरा, कौन का फोन है, अच्छा फोन दो, हाँ लो, ओके। तो ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को हम SHM कराएं मान लो बीच में से, तो फंडामेंटल मोड में हमें वाइब्रेशन मिलेंगे। तो होगा ये कि मिड पॉइंट को जब तुम ऊपर ले जाओगे तो इस तरह से ये जो शेप है स्ट्रिंग की, ये तो कौन सी वेव होगी बताओ, तो हमें L/2 पे जाकर के, अगर इसकी लेंथ L मान लो, तो L/2 पे जाकर के इसको जो है ऊपर SHM करानी पड़ेगी, ओके। तो ये इंसिडेंट वेव होगी और यहां से रिफ्लेक्शन से जो वेव आएगी वो ये होगी, देखो, क्योंकि सामने रिफ्लेक्शन का इस हो रहा है डेंसर मीडियम से, तो शेप चेंज करती हुई आएगी अपनी। अब अगर मैं यहां कहता हूं
कि इस टाइम पे देखो, इसमें तुम किसी भी मोड में वाइब्रेशन कराओ, समझना मेरी बात। जैसे फिलहाल दो नोड हैं और ये एक एंटी नोड है A1, अगले में देखना 3 नोड बनेंगे, 2 एंटी नोड बनेंगे, उसके अगले में 4 नोड, 3 एंटी नोड। किसी भी मोड में हम जाते हैं, इन एनी मोड, एक चीज जो कांस्टेंट है वो है इस वेव की वेलोसिटी। ये जो वेव्स हैं, जो इंसिडेंट वेव है, जो रिफ्लेक्टेड वेव है, इनकी वेलोसिटी, क्योंकि इनकी वेलोसिटी होती है √T/μ, ये इनकी वेलोसिटी कितनी, √T/μ, ये इनकी वेलोसिटी होती है। अब ये इनकी अगर वेलोसिटी है तो ध्यान से देखो, यहां पे ना तो स्ट्रिंग में टेंशन चेंज होगी, सोचो म्यू मतलब वही एम है ना, T/m। तो अब ना तो स्ट्रिंग में टेंशन चेंज होगी, ना ही स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ चेंज होगा, तो वेलोसिटी जो है वो तो कांस्टेंट रहेगी। अब फ्रीक्वेंसी जो है और लैम्डा वो अकॉर्डिंग टू बदलते रहेंगे। जैसे यहां पे मान लो इस मोड में जो फ्रीक्वेंसी है वो f1 है, ये फंडामेंटल मोड है बच्चों, तो यहां फ्रीक्वेंसी f1 है और यहां जो वेवलेंथ है वो है λ1। फ्रीक्वेंसी f1 और वेवलेंथ λ1 है, तो मैं यहां लिख सकता हूं v इक्वल टू f1 इंटू λ1 या n1 λ1, जैसे भी तुम इसको डिनोट करते हो। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू यानी वेलोसिटी हो गई f1 इंटू λ1। अब यहां से क्लियर दिख रहा है, देखो ये नोड, ये इसका जस्ट अगला नोड, और दोनों नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है बताओ, l है ये, ठीक है, ये तो सॉरी l है, ये l/2 तो एक नोड और उसके जस्ट अगला नोड कितनी डिस्टेंस पे होता है, λ/2। तो यहां से मुझे दिख रहा है कि λ1/2, वेवलेंथ λ1 मान ली मैंने, तो λ1/2 की जो वैल्यू है वो काय के इक्वल होगी, l के इक्वल होगी। देखो तो λ1/2 इक्वल टू l, तो λ1 जो होगा वो 2l के इक्वल आ गया। λ1 को 2l रखे अपन, तो v/λ1 यानी 2l इक्वल टू f1। ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बच्चों, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर कोई स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स है, अगर कोई भी स्ट्रिंग दोनों एंड्स पे फिक्स है, तो उसके वाइब्रेशन की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो v/2l होती है। अब इससे अगला पॉसिबिलिटी क्या है कि अगली बार फिर स्टैंडिंग वेव बनेगी। कैसे, जरा देखना, एक बार फिर स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी। मान लो ये दोनों फिक्स्ड एंड हैं, यहां क्या था, 2 नोड 1 एंटी नोड। अब मैं क्या करता हूं कि 3 नोड बनाता हूं, इसका जस्ट अगला पार्ट क्या है, 2 के बाद अगला 3 आएगा। तो 3 नोड कैसे बनेंगे कि तुम्हें पता है एक नोड यहां है n1, एक नोड यहां होगा और सिमेट्रिकली एक नोड इसके बीचों बीच में बनेगा, एक नोड यहां बनना है, ये n2 मान लो, ये n3 है, 3 नोड बनेंगे और ये 3 नोड है तो इसके बिल्कुल बीचों बीच एंटी नोड बनेगा। यानी इसको जो l/2 है, ध्यान से देखना कैसे बनाओगे, l/2 है, l/2 के बिल्कुल बीचों बीच से इसको तुम पकड़ के SHM कराओ। यानी कहां से SHM करानी पड़ेगी बताओ, l/4 से, l/4 वाले पार्टिकल को पकड़ के यहां से और SHM कराओ इसे। तो क्या होगा, यू विल सी कि यहां एक एंटी नोड होगा, तो ये वेव ऐसे होगी यूं, और वहां से जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो इस तरह से आएगी। ये तो इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड है, और इनके सुपरपोजिशन से क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव बनेगी। आगे से इनके सुपरपोजिशन से यहां पे स्टैंडिंग वेव बनेगी। ओके, तो यहां पे अब एक बार फिर देखो, तो जो वेलोसिटी ऑफ वेव यहां थी वही वेलोसिटी ऑफ वेव यहां है, क्योंकि ना तो स्ट्रिंग की टेंशन चेंज की तुमने, स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ वही है, बस तरीका बदल रहे हो, कभी 2 नोड कभी 3 नोड इस तरह से। तो अभी भी वेलोसिटी को मैं v कहूंगा, लेकिन यहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी है वाइब्रेशन की, और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो लैम्डा भी दिख रहा है चेंज हो चुकी है। तो इस बार फ्रीक्वेंसी f2 इंटू वेवलेंथ λ2, तो v इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन, f2 इंटू λ2। अब यहां f2 और λ2 इनको देखें, तो देखो यहां से एक नोड से एक नोड, ध्यान से देखना, n1 से n2 कितना होता है, λ/2, और n2 से n3 एक और λ/2, तो टोटल लैम्डा हो गया ना। तो यहां क्लियर दिख रहा है कि लैम्डा जो है वो l के इक्वल है।
n1 से n2 λ/2 तो कितना हो गया, लैम्डा हो गया, तो L इक्वल टू λ2, तो V इक्वल टू F2 इंटू L, और V इक्वल टू F2 इंटू अगर L है तो V/L जो होगा वो होगा F2। अब इसे कंपेयर करने के लिए, ये V/2L था ना, तो इसको भी ऐसे लिख लूं, चलो तो 2V/2L लिख सकता हूं, हालांकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसको कंपेयर करें, ये थी V/2L फंडामेंटल मोड में, फिर अगला है 2V/2L, यानी इसकी जस्ट डबल आ चुकी है, देखो ये V/2L की जस्ट डबल 2V/2L है। एक मोड पे और डिस्कस कर लेता हूं, फिर हम रिजल्ट लेके आ जाएंगे। देखिए एक इस तरह से जो सीक्वेंस बनेगा उस पर अपन ध्यान देंगे। अब क्या होगा इसके बाद, यहां ये 1 लूप में वाइब्रेट करिए, एक लूप बन रहा है देखो, तो V/2L आ गई, यहां 2 लूप बन गए 2V/2L। अगली बार देखें अपन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, लेट अस सी। तो देखिए ये स्ट्रिंग है, और यहां पे अब तक क्या था कि 3 तो नोड थे और ये 2 एंटी नोड थे, ये 3 नोड 2 एंटी नोड। अब 4 नोड बनेंगे और 3 बनेंगे एंटी नोड, यानी स्ट्रिंग जो है ऐसे जाएगी, और रिफ्लेक्टेड जो वेव है वो यहां से इस तरह से आएगी। क्लियर? ये तो इंसिडेंट वेव है तुम्हारी, और डॉटेड वाली जो है वो है रिफ्लेक्टेड वेव। ये नोड है N1, ये नोड N2, ये नोड N3 और ये नोड N4। एंटी नोड की बात करें तो ये है A1, ये एंटी नोड A2, ये एंटी नोड A3। तो यहां अपन बात करते हैं कि जो वेलोसिटी होगी V इक्वल टू वो होगी F3 इंटू λ3। इस बार फ्रीक्वेंसी F3 मान ली और वेवलेंथ मान ली λ3। अब देखो N1 से N2 देखना, एक बार लेंथ देखो बच्चों, N1 से N2, N2 से N3, 3 बार λ/2 आ रहा है, λ/2 λ/2 λ/2। तो ये क्लियर है कि 3 टाइम्स ऑफ जो लैम्डा है, तो 3 टाइम्स ऑफ λ3/2 वो मेरा L के इक्वल होगा। यहां से λ3 आ गया 2L/3। ये भी सोचो ऐसा कैसे हुआ होगा, कहां पे तुमने SHM कराई होगी पता है? तो स्ट्रिंग के 3 पार्ट कर दो, ये L/3 L/3 L/3, तो L/3 के बिल्कुल बीचों बीच से SHM कराओ, जब तो एंटी नोड बनेगा यहाँ। तो या तो तुम 3 पॉसिबिलिटी है, या तो इसको देखो L/3 का जो, इसको ऐसे सोचो, ये 1/3 3 पार्ट कर दिए, ये L/3, ये L/3 और ये L/3। या तो इस पार्टिकल को पकड़ के SHM कराओ तुम, कौन सा वाला हो गया बताओ? अगर मैं इसको x इक्वल टू 0 बोल दूं, अगर इसको मैं ओरिजिन बोल देता हूं यहां पे, तो कौन सा पार्टिकल हो गया तो L/3 के बीचों बीच, यानी L/6। L/6 वाले को SHM कराओगे तो इस टाइप की बन जाएगी तुम्हें। या इसके बीचों बीच अगर देखोगे, इसको SHM कराओगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ? L/3 प्लस L/6। L/3 तो ये हो गई, प्लस ये L/6, तो भी ऐसी वेव बनेगी। या इस वाले मिड पॉइंट को SHM कराओ तो भी ये वाली शेप बनेगी, यानी कितना? L/3 तो 2L/3 प्लस L/6। इन तीनों में से किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ के तुम SHM कराओगे तो इस टाइप की जो है स्टैंडिंग वेव बनेगी। तो यहां मैं वैल्यू पुट करूं तो V इक्वल टू 2L/3 इंटू F3, और यू विल सी कि F3 विल बी इक्वल टू 3V अपॉन 2L। F3 कितना होगा? 3V अपॉन 2L के बराबर होगा ये। तो अब मेरा सीक्वेंस बन चुका है, ध्यान से देखना, ये फंडामेंटल मोड है, यहां वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो V/2L है। नेक्स्ट जो मोड होगा, नेक्स्ट मोड में फ्रीक्वेंसी 2V/2L, अगले मोड में 3V/2L, यानी V/2L का 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है। तो यहां ये याद रखना है क्या, कि यहां जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होगा F1:F2:F3, अगर फ्रीक्वेंसी का रेशियो देखते हैं बच्चों तो इट विल बी 1:2:3:2, इस तरह से इसमें आएगा ये। इनके नाम भी बड़े ध्यान से सुनो। 2 चीजें होती हैं, 2 चीज क्या होती है? एक तो होता है हार्मोनिक, दिख रहा है सबको?
एक तो होता है हार्मोनिक्स और एक होता है ओवरटोन। इन पे ही कई बच्चे गलती करते हैं, उनके समझ में नहीं आता कि कौन सी हार्मोनिक, क्या ओवरटोन, मतलब क्या है। इसको अच्छे से समझो। हार्मोनिक का मतलब होता है फंडामेंटल मोड की कितनी टाइम्स, समझना। हार्मोनिक का मतलब फंडामेंटल मोड की जो फ्रीक्वेंसी है उसके कितने टाइम है। अगर n टाइम है तो nth हार्मोनिक है। जैसे ये तुम्हारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी खुद की 1 टाइम है इंटू 1, तो इसलिए ये क्या है बताओ, इट इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। रट लो, मतलब हार्मोनिक का मतलब क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की कितनी टाइम्स है। तो खुद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी खुद की 1 टाइम होती है, तो ये फर्स्ट हार्मोनिक। बताओ ये देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है उसकी 2 टाइम्स है ना बच्चों, तो इसको क्या कहते हैं, ये कौन सा है, सेकंड हार्मोनिक है ये। इट इज कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। तीसरे केस में देखोगे तो B/2L का ये 3 टाइम्स है, तो इट इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे याद रखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हार्मोनिक का मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की कितनी टाइम्स है ये। तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की n टाइम्स है तो वो nth हार्मोनिक होगी। कभी भी देख लेना, ये हर एक जगह ट्रू है, ये कोई दिमाग ही नहीं लगाना अपने को। ओवरटोन चलते कहां से, काउंटिंग से। सबसे पहले होता है 0th, इसको बोलते हैं फंडामेंटल ओवरटोन। इसी को हम बोल सकते हैं ये है फंडामेंटल ओवरटोन। इसमें कई बच्चे गलती कर देते हैं, ऐसे बोलते हैं कि फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड। फर्स्ट नहीं, 0 से स्टार्ट होता है। बात याद रखना बच्चों, ओवरटोन 0 से स्टार्ट होगा। 0 मतलब ये फंडामेंटल ओवरटोन है, फिर फर्स्ट, फिर काउंटिंग चलती है। फंडामेंटल ओवरटोन, फिर क्या आएगा बताओ, फिर आएगा फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, फिर आएगा सेकंड ओवरटोन। समझ गए, तो बस इसमें ही गलती करते हैं। ठीक है, तो क्या याद रखोगे, हार्मोनिक का मतलब तो क्या हुआ, हार्मोनिक का मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कितने टाइम्स है वो हार्मोनिक है। और ओवरटोन कैसे चलेंगे कि 0 से स्टार्ट करके 0, 1, 2, 3 जो भी आएंगे वो ओवरटोन होते हैं। इज इट क्लियर। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद रखना कि अगर स्ट्रिंग दोनों एंड्स पे टाइट है, टाइट मतलब फिक्स्ड है, अगर स्ट्रिंग दोनों एंड्स पे फिक्स्ड है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी B/2L होती है। आगे बच्चे समझ में, तो इस तरह से यहां पे ये होगा। ठीक है, अब इसके बाद समझना, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं यहां से। और अब अगर स्ट्रिंग मान लीजिए, दूसरा केस, सेकंड केस है, इफ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट वन एंड, एक एंड पे केवल फिक्स है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग केवल एक एंड पे अगर फिक्स है तो क्या होगा। तो इसका अपन बेसिक केस देखें कि मान लो ये स्ट्रिंग है, अब इस स्ट्रिंग को अपन ने एक एंड पे फिक्स किया और ये इसका ओपन एंड है, ये ठीक है, ये एंड फिक्स नहीं। तो तुम्हें पता है कि ये एंड जो फिक्स है उसको तो क्या बनना है बताओ, नोड है, ये नोड होगा। और जो ओपन एंड है यहां पे, ये मैक्सिमम वाइब्रेशन के साथ SHM कर सकता है, इसलिए इस पे क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। ये फिक्स है इसलिए यह नोड है, और यहां पे क्या बनेगा, तो ये एंटी नोड होगा। इज दैट क्लियर। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यही फंडामेंटल है कि भाई एक यहां नोड हो और एक क्या हो यहां पे, एंटी नोड। और यहां एंटी नोड बनाने के लिए तुम इसी को SHM कराओ। देखो, इसलिए यहां पे अगर इसकी लेंथ में L मान लूं, अगर इसकी लेंथ L मान लें तो यहां से इसको हमें SHM करानी पड़ेगी, क्योंकि यहां एंटी नोड बनाना है। तो अब इसको जब यहां से SHM कराओगे तो ये
इंसिडेंट, इसको जैसे इधर ले जाओगे तो स्ट्रिंग की शेप ऐसे हो जाएगी, ये तो हो गई तुम्हारी कौन सी वेव, इंसिडेंट वेव। और फिर यहां से जो वेव आएगी ये कौन सी है बताओ, ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड वेव। अरे उसमें तो यहां पे ये क्लियर है कि ये नोड है N1 और जस्ट अगला एंटी नोड ये A1 है, इससे कम मोड पे वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है। भाई एक नोड है तो एक एंटी नोड भी होगा, और एंटी नोड को बिल्कुल लास्ट में बना दिया मैंने, तो अगर बीच में बनाता तो फिर अगले नोड बनने के चांस रहते, तो फिर वो अगला मोड हो जाता, समझे। तो यहां वही की वेलोसिटी मान लें v इक्वल टू F1 इंटू λ1, और यहां दिख रहा है कि भाई लैम्डा कैसे निकाले, एक नोड से और एक जस्ट अगला जो एंटी नोड है, ध्यान दो, इस नोड से जो अगला एंटी नोड होगा वहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, λ/4। इस बार नोड से एंटी नोड है, देखो तो मैं कह सकता हूं कि λ1/4 ये क्या है, इक्वल टू बताओ क्या आएगा, ये L हो जाएगा। देखो यहां से λ1 की वैल्यू आएगी 4L, और λ1 अगर 4L है तो V जो होगा दैट विल बी इक्वल टू F1 इंटू 4L। तो यू विल गेट F1 इक्वल टू V/4L। चलो नाम भी रखना शुरू कर दो, इसको क्या कहोगे, इट इज फर्स्ट हार्मोनिक। भाई खुद की जो है वो 1 टाइम से ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसकी डिफरेंस देखना। अगर दोनों एंड पे फिक्स थी, याद करो, अगर स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स थी तो वहां आया था V/2L और यहां आएगा V/4L। एक तो ये माइंड में बिल्कुल याद रखना है, अगर स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स है तो V/2L आती है, और अगर स्ट्रिंग केवल एक एंड पे फिक्स है तो V/4L आती है। इसको यहां पे अपन क्या कहेंगे बताओ, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। उसके बाद दूसरा केस लें अपन, अब इसका अगला मोड क्या होगा वो देखें। तो नेक्स्ट मोड इसके देखते हैं अपन, ध्यान दो, ये स्ट्रिंग है, मान लो ये है नोड, ये एंटी नोड है, क्योंकि यहां नोड बनना है, यहां एंटी नोड बनना है, ये तो फिक्स है। तो एक नोड और एक एंटी नोड तो यही हो गया था, तो इसमें क्या करोगे कि भाई एक नोड बीच में और बनाओ, एक नोड बीच में और बनेगा यहां, तो बीच में एक एंटी नोड भी बनेगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी ये इस तरह से होगी, ऐसे, ये इंसिडेंट वेव है। अरे ये इंसिडेंट वेव है, और यहां से रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्टेड वेव होगी। आई बात समझ में। तो अब यहां से देखो, ये है नोड N1, ये एंटी नोड A1, ये नोड है N2 और ये एंटी नोड A2। तो यहां पे आई विल से कि इस बार जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी F2 इंटू λ2। इज इट क्लियर, वेव वेलोसिटी क्या होगी, F2 इंटू λ2। तो वेव जो वेलोसिटी होगी V इक्वल टू F2, और लैम्डा को देखो यहां से, देखो ध्यान देना, N1 से N2, पहले तो यहां तक की डिस्टेंस देखो, N1 से N2 कितना होता है, λ/2, और फिर एक नोड से अगला एंटी नोड λ/4। तो λ/2 तो ये, λ/4 ये, तो टोटल देखोगे तो λ/2 प्लस λ/4 कितना हो गया, 3λ/4। तो इसलिए यहां मेरे को दिख रहा है 3λ/4, ये L के इक्वल है। देखो 3λ/4 L के इक्वल है, तो यहां से लैम्डा जो आएगा वो आएगा 4L/3, और लैम्डा की वैल्यू 4L/3 रखे तो V इक्वल टू F2 इंटू 4L/3, और 3 को ले जाए तो 3V/4L इक्वल टू F2। यहां वैल्यू रखते हैं अपन, तो क्या आएगा, V इक्वल टू, ये F2 आ गया अपने पास, इसको क्या कहोगे बताओ, ये F2 आ गया, ये अगला वाइब्रेशन मोड था ये, तो क्या नाम दोगे इसको, पता ये थी फर्स्ट हार्मोनिक। अब इसको सेकंड हार्मोनिक मत बोलना, मैंने कहा था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की कितनी टाइम्स है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी V/4L, और यहां पे ये 3 टाइम्स है, तो ये फर्स्ट हार्मोनिक थी ये वाली, तो ध्यान देना फर्स्ट हार्मोनिक, या इसको ओवरटोन अगर कहोगे तो कौन सा ओवरटोन था ये, दिस वाज फंडामेंटल ओवरटोन। समझ में आई बात, फंडामेंटल ओवरटोन। यहां जब कहोगे हार्मोनिक, तो हार्मोनिक तो क्या होती है, मैंने कहा कैसे याद रखोगे कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कितने टाइम्स, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 3 टाइम्स है ये, तो दिस इज थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, ये थर्ड हार्मोनिक है,
और ओवरटोन काउंटिंग से चलते हैं। ये था 0th या फंडामेंटल था, और ये कौन सा होगा, फर्स्ट ओवरटोन होगा ये, ठीक है, ये फर्स्ट ओवरटोन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहां पे ये स्ट्रिंग है, तो अब तक क्या था कि दो नोड दो एंटी नोड बन गए। पहले क्या था शुरू में, एक नोड एक एंटी नोड, यहां दो नोड दो एंटी नोड हैं। अब क्या होगा, तीन नोड तीन एंटी नोड बनेंगे। कैसे, जरा देखो, ऐसे बनेगा। एक इंसिडेंट वेव है और एक यहां से ये रिफ्लेक्टेड वेव, सॉरी यहां भी ये रिफ्लेक्टेड ऐसी होगी, ठीक है। तो ये नोड है N1, ये नोड N2, ये N3, तीन नोड है। और एंटी नोड अगर देखें तो तीन ही एंटी नोड है, A1, A2, A3। इस बार फ्रीक्वेंसी को अगर हम मान लें कि फ्रीक्वेंसी मेरे पास F3 है, तो स्ट्रिंग वेव पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज F3 इंटू लैम्डा 3, V इक्वल टू F3 इंटू लैम्डा 3। अब ये देखो लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 4, ये सबको दिख रहा होगा। तो लैम्डा तो यहां तक हो गया, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा और लैम्डा बाई 4, तो 5 लैम्डा बाई 4 हो गया। तो 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा जो है वो लैम्डा बाई 4 इक्वल टू ये L है। तो लैम्डा 3 मेरे पास आ गया यहां से कि लैम्डा 3 होगा 4L बाई 5, और लैम्डा 3 की वैल्यू यहां पुट करें तो V इक्वल टू F3 इंटू 4L बाई 5, 5 को उधर ले जाएंगे तो 5V अपॉन 4L इक्वल टू F3, तो ये 5 टाइम्स आ गया। तो एक बार हमारे सामने सीन बन चुका है कि भाई शुरू में V बाई 4L, पर जस्ट अगली क्या होगी 3V बाई 4L, उसके नेक्स्ट अगली 5V बाई 4L। यानी यहां जो फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होगा, ध्यान देना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर स्ट्रिंग एक एंड पे फिक्स्ड है और दूसरी एंड पे फिक्स्ड नहीं है, तो यहां पे फिर हमें क्या होगा कि यहां पे ऑड हार्मोनिक्स ही मिलेंगी, इवन हार्मोनिक्स नहीं आ रही। देखो फर्स्ट हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक, ये फिफ्थ हार्मोनिक, यानी व्हाट आई वांट टू से इसका जो रेशियो होगा, जब स्ट्रिंग एक एंड पे फिक्स है और दूसरे पे फिक्स नहीं है, तो इसका जो रेशियो होगा दैट विल बी 1:3:5 एंड सो ऑन। तो हमें बच्चों ये याद रखना है, बिल्कुल दो चीजें याद रखनी होती हैं, एक तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है और रेशियो क्या होता है। तो बिल्कुल रट लो इसको। अगर स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स थी, क्या याद रखना है, अगर स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स है तो पहली बात फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी, B/2L थी। अगर स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी, V/2L, और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो था वो क्या था, 1:2:3:4 इस तरह से था। और अगर स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स नहीं है, केवल एक एंड पे फिक्स है और दूसरा एंड ओपन है, तो फिर यहां पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो होती है B/4L। इज इट क्लियर, B/4L होगी वो। और फिर फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होगा वो 1:3:5 के रेशियो में होता हुआ चला जाता है। समझ गए। तो ये दोनों केसेस अपने सिलेबस में खूब अच्छे से आते हैं। तो बच्चों अगर ये स्ट्रिंग पे और अपने स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बनना अगर हम समझ गए, तो इसका अब एक प्रैक्टिकल होता है अपने, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके क्वेश्चंस भी नीट में कई बार आए हैं। वो है सोनोमीटर क्या है, इस पे थोड़ा मैं डिस्कस करता हूं, ध्यान देना। सोनोमीटर समझना, इसमें सोनोमीटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सोनोमीटर क्या है और इसका वर्किंग मेथड क्या है, और इससे हम कौन कौन से जो है एपरेटस, मतलब इससे कौन कौन से प्रैक्टिकल या कौन कौन से रूल अपन बना सकते हैं। तो देखिए सोनोमीटर में क्या होगा, ध्यान देना। सोनोमीटर ये क्या है, देखिए एक बार, एक वुडन बॉक्स होता है इस तरह से। अगर तुम लैब में जाओगे कभी तो देखना इसको, काफी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है ये। एक वुडन बॉक्स होता है इसे ना, होलो, एक होलो क्यूबॉइड टाइप में है। ऐसे रहता है, यहां कुछ होल्स होते हैं ताकि एयर बाहर और अंदर की कांटेक्ट में रहे। अब यहां पे क्या होता है, ये एक फिक्स्ड
पेग है और इससे एक जो वायर है, एक टाइट वायर यहां पे जुड़ा रहता है और ये जो वायर है इस पुली पे होते हुए, पुली यहां फिक्स्ड रहती है ऐसे, और इसको टाइट रखने के लिए यहां कुछ वेट लटका देते हैं अपन, ताकि वायर, तो ये वायर बंधा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये वायर यहां से बंधा रहता है ऐसे और पुली पे ये टाइट रहे इसके लिए यहां पे वेट लटका रहता है। तो ये एक्चुअली 500 ग्राम्स के वेट होते हैं कि 500 ग्राम्स, फिर 1 किलोग्राम, फिर 1.5, तो 500 ग्राम की इस पे लगातार अपन, एक्चुअली ऐसे रहता है यूं, ठीक है, हुक रहता है, हुक, और हुक में अपन ऐसे मांस लटकाते जाते हैं ऐसे, ठीक है, इसमें मांस लटकाते जाएंगे अपन ऐसे। तो कुल मिला के इसको टाइट करने के लिए यहां हम मांस लटका सकते हैं और ये मांस वेरिएबल किया जा सकता है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जो भी है, इतना नहीं कि वायर टूट जाए ना, इतनी लिमिट रखना है कि भाई पूरा 100 किलो का एक पत्थर लटका दिया तो टूट ही जाएगा वायर फिर तो, है ना। ओके, अब ये जो वायर है, सुनो, ये वायर क्या होता है, दो ब्रिज पे से होकर निकलता है, बात समझ, दो वायर ब्रिज पे, अब ब्रिज क्या है जरा देखना, ब्रिज कुछ इस तरह से होता है, ऐसे देखो, ऐसे होते हैं, इस पे से वायर थोड़ा सा ऊपर होके ऐसे निकलेगा, ये ब्रिज है। और इसी तरह एक ब्रिज और होता है, एक ब्रिज तो ये है, दिख रहा है सबको, और एक ब्रिज यहां और होता है, ध्यान देना, ये तो उसको तुम देखोगे रियलिटी में, ओके, ये क्लियर, एक ब्रिज ये दिख रहा है सामने से, और इन ब्रिज को मैं इधर इधर इस पे जो है डिस्प्लेस कर सकता हूं, दोनों ब्रिज के बीच, जैसे ये ब्रिज है मान लो, तो इस पे से वायर जा रहा है, इसको मैं इधर इधर आपस में डिस्प्लेस कर सकता हूं, ब्रिज मूवेबल ही है ना, एक ब्रिज होता है B1 और एक ब्रिज होता है B2, यहां पे जो वायर है इस ब्रिज पे जाएगा और एक वायर तो अपना, एक्चुअली ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, ये अपने काम की लेंथ है L, इसी के बीच में स्टैंडिंग वेव बनती है, ठीक है, इसी के बीच में स्टैंडिंग वेव बनेगी। तो एक ब्रिज B1 है जिसको हम इधर आपस में, B1 और, मतलब कहने का मतलब B1 और B2 के बीच की डिस्टेंस है वो वेरी कर सकते हैं अपन, यानी L कैन बी वेरिड, L को वेरिएबल कर सकते हो, और यहां पे रीडिंग्स लिखी रहती हैं, सेंटीमीटर्स में होती है ये, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस तरह से एक 100 सेंटीमीटर का ये, ठीक है ना, सोनोमीटर की लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है, या इसको हम 1 मीटर भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पे ये स्केल लगा रहता है एक, तो बच्चों कभी मौका मिलता है लैब में जाने का तो जरूर इस एक्सपेरिमेंट को देखना एक बार, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है ये, ओके। अब होगा क्या देखना कि ये एक वायर है, यानी एक ब्रिज ये है B1 मान लूं, ब्रिज जो है, वायर जहां ब्रिज को टच करेगा, वायर जब ब्रिज के ऊपर से निकलेगा तो ये पॉइंट क्या हुआ, ये फिक्स हो गया, ये हिंज हो गया एक तरह से, इसलिए यहां पे नोड बनना होता है, ये फिक्स रखो, जहां से ब्रिज से गुजर रहा है वो नोड है, और एक ये यहां है, ये भी नोड है, एक नोड यहां होगा और एक नोड यहां होगा, दोनों ब्रिजों पे, दोनों ब्रिज पे से जब वायर गुजरेगा, ध्यान दो, तो यहां जो वायर है ये फिक्स्ड हिंज की तरह काम करेगा, यहां पे SHM बंद हो जाती है, बिल्कुल यहां पे फिक्स हो जाता है, तो एक नोड यहां बनेगा, एक नोड यहां बनना है। अब हम क्या करते हैं समझना, कि अब हम एक, पहली बात तो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये, सोनोमीटर की ये तो स्ट्रक्चर हो गया है ना, स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, एक
वुडन ब्लॉक है, ये वुडन क्यूबॉइड टाइप का होलो है, इसमें थोड़े थोड़े क्या यहाँ पे होल होते हैं ताकि बाहर और अंदर की एयर कॉन्टेक्ट में रहे। इस बॉक्स पे एक वायर गुजर रहा है ये 1 मीटर लेंथ का, और इसको टाइट रखने के लिए यहाँ अपन ब्लॉक या मास लटकाते हैं। ये दो ब्रिज हैं B1 और B2, दोनों ब्रिजों पे नोड बनना है, ये बिल्कुल याद रखना। दोनों जो ब्रिज है उन पे नोड बनना होता है, ये हमें याद रखना है। और अब इस वायर के अंदर अपन एक राइडर लगाते हैं। देखो ये राइडर है, राइडर समझ दो, जैसे रिंग टाइप में एक वायर ले लिया, ठीक है, जैसे ये है, मान लो यहां ये B1 है, यहां B2 है, तो उसमें बहुत ही एक लाइट, बहुत ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लाइट राइडर लगाओ। राइडर कैसे होता है, जैसे एक वायर ले लिया, वायर को इसके अंदर से क्रॉस करा के ऐसे, और यहाँ पे नोट लगा दिया अपन ने, इसके अंदर फंसा दो ऐसे, यहाँ पे इसको निकालो और यहाँ पे इसको, यानी इसके अंदर ये फंस जाएगा, जैसे वो होता है, ठीक है, बीड होता है, बीड टाइप में, एक बीड टाइप मान लो उसको, ठीक है। और ये राइडर कहलाता है। इसी राइडर से पता लगेगा कब स्टैंडिंग वेव बन रही है, कब स्टैंडिंग वेव नहीं बन रही है, वो यही राइडर पता लगाएगा। तो बच्चों ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पहले तो ये ध्यान रखो, ये जो प्रिंसिपल है इसका वो है रेजोनेंस। सोनोमीटर रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कैसे, सुनो, प्रैक्टिकल क्या होता है कि हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क होता है, ठीक है, हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, ये तुम्हें पता है, ट्यूनिंग फोर्क पे लिखा भी रहता है। ये कैसा होता है ट्यूनिंग फोर्क, इस तरह से, ये दोनों क्या कहलाते हैं, इसके प्रॉन्ग्स, ये प्रॉन्ग्स हैं, और ये होता है ट्यूनिंग फोर्क का क्लैंप। अब यहां लिखा हो जैसे 256 हर्ट्ज, ऐसे लिखा रहता है। यानी जब इस ट्यूनिंग फोर्क को तुम वाइब्रेट करोगे, ट्यूनिंग फोर्क को जो हम बजाएंगे, तो इससे बजाने पे क्या होगा कि यहां से जो साउंड वेव निकलेंगी, क्योंकि ये जो प्रॉन्ग्स है ऐसे वाइब्रेशन करते हैं, तो ऐसे वाइब्रेशन करेंगे, प्रॉन्ग्स ऐसे वाइब्रेट करते हैं, देखो है ना, इस तरह से ऐसे वाइब्रेट होंगे, तो इस तरह से वाइब्रेट होंगे, तो जो साउंड वेव निकलेंगी उनकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है। इसका मतलब ये है, आई बात समझ में, ये ट्यूनिंग फॉर 256 होने का मतलब क्या है कि इससे 256 हर्ट्ज की साउंड वेव निकलेंगी। तो प्रैक्टिकल सोनोमीटर का कैसे होता है, कैसे स्टैंडिंग वेव का पता लगता है। तो मान लो तुमने B1 और B2 को किसी डिस्टेंस पे जाके सेट कर दिया, ठीक है, किसी डिस्टेंस पे, एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस पे सेट कर दिया, अब और अंदर राइडर लगा दिया। अब तुमने एक ट्यूनिंग फोर्क लिया, और इस ट्यूनिंग फोर्क को हम यहां से बजा करके और इसके पास रखते हैं, टच नहीं कराना है, इसके पास रखेंगे। जैसे ट्यूनिंग फोर्क को इसके पास रखोगे, तो ट्यूनिंग फोर्क से जो वेव निकल रही है, साउंड वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 256 हर्ट्ज। उन वेव्स से इस राइडर को एनर्जी मिलती है। अपन भी तो एसएचएम कराते थे, इसको पकड़ के एसएचएम कराते थे, तो इस बार जो एसएचएम अपन नहीं करा रहे, इस बार साउंड वेव कराएंगे। तो उन साउंड वेव से इस राइडर को एसएचएम के लिए एनर्जी मिलती है, एसएचएम करता है। लेकिन मान लो, अगर सोचो कि अगर इसके एसएचएम करने की फ्रीक्वेंसी, जिसको हम स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, यानी कोई भी पार्टिकल जितनी फ्रीक्वेंसी से एसएचएम कर रहा है वो स्टैंडिंग वेव की भी फ्रीक्वेंसी होती है, तो इस राइडर के एसएचएम करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर तुम्हारे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई, रेजोनेंस हमने पढ़ा होगा, एक होता है ड्राइवर, एक होता है ड्रिवन। ड्रिवन जो एसएचएम कर रहा है, ड्राइवर जो एसएचएम करा रहा है। अगर ड्रिवन की फ्रीक्वेंसी और ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द रेजोनेंस। और रेजोनेंस के केस में क्या होगा कि मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो जैसे मान लो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, ये तो फिक्स है मान लो, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज फिक्स है। अब हमने क्या किया, इसको एसएचएम कराया, और राइडर मान लो ऐसे यूं है, राइडर है ना, इस तरह से राइडर, और धीमे धीमे एसएचएम कर रहा है, मतलब ज्यादा कोई एसएचएम नहीं हो रही है। तो तुम क्या करो, लेंथ को चेंज करते जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर यहाँ वाइब्रेशन होंगे कि ये एंड फिक्स है और ये एंड फिक्स है, समझना, ये दोनों एंड फिक्स है ना, तो इस टाइम जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, V/2L अगर फंडामेंटल मोड में, या 2V/2L अगर सेकंड हार्मोनिक, यानी 2 लूप बन रहे हैं, 3 लूप बन रहे हैं तो 3V/2L।
और ऐसे ही अगर पी लूप बन रहे हैं तो P इंटू वी अपॉन 2L, ये फ्रिक्वेंसी होगी स्टैंडिंग वेव की। होती है ना, एक लूप में वाइब्रेट कर रही है तो 1V अपॉन 2L, दो लूप में वाइब्रेट कर रही है 2V अपॉन 2L, और ऐसे अगर P लूप में वाइब्रेट कर रही है तो P इंटू वी अपॉन 2L होती है। तो अब देखो, तुम अगर L को चेंज कर रहे हो, इन दोनों ब्रिज के बीच का डिस्टेंस चेंज करते जाओ, और दोनों ब्रिज के बीच का डिस्टेंस जब चेंज होगा तो सीधी सी बात है स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और हमारे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, बिल्कुल इतनी जो भी है, मतलब वो फिक्स है। तो अब एल को चेंज करते जाओ, और जब ये मैच कर जाएगी इसको, जब तुम्हारी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और एल चेंज करने की वजह से स्टैंडिंग वेव की जो फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाती है, तो फिर ये ट्यूनिंग फोर्क उस राइडर को मैक्सिमम एनर्जी देगा। तो देखना उस टाइम जैसे रेजोनेंस का पता कैसे लगेगा कि ये राइडर है ना, देखना बहुत तेज से एक साथ एसएचएम करना, यानी बहुत जल्दी जल्दी ये बहुत एनर्जी एम्पलीट्यूड के साथ एसएचएम करेगा। लेंथ चेंज करोगे तो धीमे धीमे, मतलब इसके जो है कम कम एम्पलीट्यूड, लेकिन एक जगह ऐसी आएगी जब तुम्हें बिल्कुल देखने में मजा आ जाएगा इसको, एकदम ये राइडर जो है बहुत तेज से इस तरह से शुरू हो जाएगा जैसे डांस करता है कोई आदमी इस तरह से। तो रुक जाना कि वहां पे रेजोनेंस हो चुका है। अब हमारा ट्यूनिंग फोर्क इसको मैक्सिमम एनर्जी दे रहा है, और उस टाइम पे फिर हमारे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू रेजोनेंस हो चुका है। तो तुम्हारे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू वो हो जाती है, अगर P लूप में वाइब्रेट है तो P इंटू P इंटू वी अपॉन 2L, और n इक्वल टू P अपॉन 2L, और वेलोसिटी जो होगी वो है अंडर रूट T अपॉन स्मॉल a। ये इसमें फॉर्मूला लगता है। और अगर वन लूप में वाइब्रेट करें तो P की वैल्यू, अगर फंडामेंटल मोड कुछ नहीं कर रखा तो अपन क्या मानते हैं, फंडामेंटल मोड में है, तो फंडामेंटल मोड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, तो जाकर के फिर ये एसएचएम, यानी कि ये यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनती है। ठीक है, अब तुम्हें जैसे एक मोड का वाइब्रेशन, तुम्हें चाहिए 3 मोड का वाइब्रेशन, जैसे वन लूप में वाइब्रेट हो रही है, फिलहाल वन लूप में वाइब्रेट हो रही है, अब तुम्हें चाहिए कि ये 2 लूप में वाइब्रेट हो, तो बताओ तुम क्या करोगे, लेंथ बढ़ाओगे या कम करोगे? भाई अगर तुम्हें 1 की जगह 2 लूप में वाइब्रेशन चाहिए तो ये n तो फिक्स है, ये तो 256 हर्ट्ज है, तो अगर न्यूमरेटर बढ़ा रहे हो तो डिनोमिनेटर भी बढ़ाओ, यानी ब्रिज को और आगे ले जाओ। तो सबसे पास जब ब्रिज कभी है उस टाइम पहले 1 लूप में होगी, फिर डिस्टेंस बढ़ाओगे कभी न कभी 2 लूप में, फिर डिस्टेंस बढ़ाओगे 3 लूप में, इस तरह से वाइब्रेट होती हुई चली जाएगी। आया समझ में? तो ठीक है बच्चों, इससे आगे मैं कल डिस्कस करूंगा, ये तो इनिशियल इसका जानकारी था, अब मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके।